हर किसी की जिंदगी एक कहानी ही होती है। जीवन के रंगमंच पर हम भी तो एक कहानी ही कह रहे होते हैं। कहानियों को सुनने के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप सभी से एक बार फिर गुजारिश है, आप सभी श्रोता इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की कहानी है ज़ियान। आवाज़ है डॉक्टर निर्मला रावत की। ज़ियान तो कितनी प्यारी है। ये वाक्य ज़ियान के दिमाग की दीवारों पर बार बार दस्तक दे रहा था। विशु ने कैसे कह दिया? शीशे के सामने खड़ी ज़ियान ढूंढ रही थी इस प्यारेपन को खुद के अंदर। ये प्यारापन कहाँ और कैसे देख लिया उसने? क्या वो उसे महज खुश करने के लिए कह रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने दिनों के साथ के बाद तो ज़ियान ये कह सकती थी। ये कहते हुए कितना भावपूर्ण चेहरा हो गया था उसका। आंखों से झांकता हुआ वो एहसास जो दिल की गहराइयों से उठता है, वो प्यार, वो अपनापन लिए जिसमें किसी के वजूद में खो जाने का एहसास हो। इससे पहले तो किसी ने ऐसा नहीं कहा। कितनी बार छुपकर उसने सुना था अपनी मम्मी से, काश ज़ियान सुंदर होती। हाँ, मम्मी बहुत खूबसूरत रही थी अपने समय में और अभी भी है, मगर खूबसूरत माँ की बेटी हमेशा खूबसूरत ही पैदा हो, ऐसा तो कोई कुदरत का नियम नहीं है। ज़ियान लंबी, सांवली, साधारण नैन नक्श वाली और बेहद पतली थी। बचपन से इस हीन भावना को लेकर जी रही थी। कोई भी आता और कहता मम्मी पर जाती तो अच्छा होता, या फिर अरे मिसेस खंबाटा, ये आपकी बेटी है। कहने का अंदाज बताता था कि इसमें एक अविश्वास और निराशा छुपी होती थी। बचपन के बाद युवा होती ज़ियान में ये कॉम्प्लेक्स गहराता गया। इस उम्र में लड़कियां रंग रूप को लेकर कितनी सजग रहती हैं, मानो ये समाज का नियम हो कि लड़कियों का शारीरिक रूप से सुंदर होना जरूरी है, तभी उनका जीवन धन्य है। कॉलेज में लड़कियों में ये भावना और जोर पकड़ती है क्योंकि लड़कों का अटेंशन बताता है और तय करता है कि उनकी नजर में उनका म्यार क्या है। ज़ियान और विशु का मिलना एक इत्तेफाक था, एक खूबसूरत इत्तेफाक। ज़ियान सीवियर डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी। डॉक्टर की सलाह पर उसने जिम जाना शुरू किया था, जो बांद्रा बैंडस्टैंड पर था। ज़ियान के घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। हाँ, कुछ भावनात्मक कमियों से हमेशा जूझती रही थी वो अपने घर में। एक दिन जिम में वर्कआउट के बाद ज़ियान गैलरी में रेस्ट कर रही थी। उसी समय एक लड़का आता है। क्या मैं आपकी बोतल से पानी ले सकता हूँ? ज़ियान घर से मिनरल वाटर लेकर आती थी। श्योर, पानी के लिए क्यों किसी को इनकार किया जाए, सोचकर ज़ियान ने बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। लड़का स्मार्ट था, उजला रंग, घने काले बाल, बोलती आंखें, होठों पर खेलती मुस्कुराहट और लंबी कदकाठी। ये था पहला और बेहद फॉर्मल इंटरेक्शन दोनों के बीच। जिम के बाद ज़ियान समंदर किनारे आकर बैठ जाती थी। उसकी मर्सिडीज और ड्राइवर कुछ दूर साइड में खड़े होकर उसका इंतजार करते थे। ज़ियान को दोस्ती करने का कोई शौक नहीं था। वो अकेला रहना पसंद करती थी। जिम में भी वो किसी से बात नहीं करती थी। दूसरे लोग भी उसकी तटस्थता देखकर दूरी बनाए रखते थे, मगर वो लड़का इस सब से बेखबर पास आकर उसको हाय बोलता था। हाय के आदान प्रदान के बाद पानी मांगना उस लड़के ने बदस्तूर जारी रखा। उसका कहना था कि आरओ का पानी उसको सूट नहीं करता है और उसकी मम्मी का ऑर्डर है कि मिनरल वाटर ही पीना है। ज़ियान को अजीब लगता था, क्यों ये लड़का उस अभेद्य खामोशी और तटस्थता की दीवार को लांघना चाहता है जो वो अपने और दूसरों के बीच रखती है। ज़ियान अब 2 बोतल पानी लेकर आने लगी थी। कुछ समय के बाद वो लड़का भी समंदर किनारे ज़ियान के पास बैठने लगा। ज़ियान समझ नहीं पा रही थी कि वो हाय हेलो के रिश्ते को क्यों आगे बढ़ाना चाहता है। नाम क्या है तुम्हारा? ज़ियान। पारसी हो? हाँ, कहकर ज़ियान सामने से आती जाती लहरों को देख रही थी। वो युवक अपेक्षा कर रहा था कि ज़ियान को भी उसका नाम पूछना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नाम विश्वेश्वरानंद प्रताप है। कहने के अलावा ज़ियान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
वह पहले की तरह सामने लहरों को देखती रही। मेरा नाम बोलकर दिखाओ। क्यों? क्योंकि लोग आसानी से मेरा नाम नहीं ले पाते हैं। बोल के दिखाओ। क्या नाम बताया था? विश्वेश्वरानंद प्रताप। विश्वेश जियान ने कोशिश की मगर अटकने लगी। हंसते हुए उसने कहा, तुम मुझे मेरे घर के नाम से बुला सकती हो, विशु। ओके कहकर जियान फिर समंदर को देखने लगी। वो इस शख्स को समझाना चाहती थी कि उसे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पता है ये अजीबो गरीब नाम मेरा क्यों रखा? फिर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए कहने लगा, मैं मम्मी पापा की शादी के 12 साल बाद पैदा हुआ, बहुत मन्नतों के बाद। जिस मंदिर में मन्नत मांगने के बाद मैं पैदा हुआ उसमें भगवान का नाम विश्वेश्वरानंद था। बस मम्मी ने उनके नाम पर मेरा नाम रख दिया। उनको विश्वास था ये भगवान मेरी हर हाल में सहायता करेंगे। फिर एक लंबी चुप्पी दोनों के बीच। जियान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विशु बात करने के मूड में रहता था। घर में कौन कौन है? मम्मी, डैडी और मैं। थोड़ी देर मौन रहा। मेरे बारे में नहीं पूछोगी? उसकी जरूरत नहीं है। जियान का सपाट सा जवाब। नहीं, जरूरत है। एक दूसरे के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में जानकर हमारा सामाजिक और अपने बारे में ज्ञान बढ़ता है। क्या अपने बारे में जानना काफी नहीं है? नहीं, हमें भी अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं जो दूसरों से बात करने पर पता चलती हैं। पता है इस शहर के लोग बीमार क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि ये लोग खुद में सिमटे रहते हैं, खुद को फैलाना नहीं जानते हैं। बड़ा शहर हो तो जरूरी नहीं बड़ी सोच भी रखता हो, मेरी मम्मी कहती है। जियान मुस्कुराई। जल्दी ही तुम भी इस शहर के रंग में रंग जाओगे। कभी नहीं। इस शहर को अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं दूंगा। मुझे जिंदा रहना है। जियान मुस्कुराई। ऐसा इत्तेफाक से कम ही होता है, फिर भी देखते हैं, देख लेना। अब यह रोज का कार्यक्रम हो चला था। जिम के बाद दोनों समंदर किनारे बैठे होते थे और लहरों को देख रहे होते थे। तुम समंदर को देखकर खो सी जाती हो। तुम्हारा जिम में ये इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता? हाँ, मैं वहाँ एंजॉय नहीं करती हूँ। डॉक्टर ने कहा है इसलिए आना पड़ता है। हाँ, मैं भी मम्मी के कहने पर यहाँ आ रहा हूँ। जियान ने झुंझला कर कहा, तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है? हमेशा मम्मी के बेटे बने रहोगे? तो इसमें हर्ज ही क्या है? माँ से ज्यादा कौन हमारा भला चाहेगा? बड़े हो गए हो, खुद को खुद की नजरों से देखो। आखिर भगवान ने तुम्हें भी दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करो। विशु गंभीर हो चला था। ऐसा होता है क्या? मतलब यही कि हम खुद को दूसरों की नजरों से, उनके कमेंट से खुद को आंकते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। अगर सबका दिमाग ठीक काम करता तो लोग क्यों मेंटल होते, डिप्रेशन में जाते? कहकर विशु उठा और चला गया। जाते जाते विशु कुछ छोड़ गया था जियान को सोचने के लिए। डिप्रेशन, सच ही तो कहा था उसने। अपने दिमाग से सोचती तो क्यों जाती वो डिप्रेशन में। कहना जितना आसान होता है, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, मगर असलियत में। और फिर एक दिन विशु कह रहा था, तुम हमेशा चुप रहती थी, लहरों को आता जाता देखती रहती थी। मुझे तुम कुछ अलग सी लगी, एकदम यूनिक। क्यों? इसमें अलग दिखने जैसा क्या है? अलग ही नहीं, यूनिक एंड एक्सेप्शनल। जब यहाँ बैठे लोग मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, तुम बस लहरों को देख रही हो देर तक। आज के सोशल मीडिया के दौर में दुनिया में ये नज़ारा कम ही देखने को मिलता है। जियान ने आसपास नजर दौड़ाई। वास्तव में चारों तरफ बैठे लोग मोबाइल की दुनिया में खोए थे। विशु कितनी बारीकी से उसको ऑब्जर्व करता था। फिर बोली, तुम भी तो मोबाइल नहीं देखते हो? विशु का जवाब, हाँ, लोग बहुत अकेले होते हैं, मोबाइल में कुछ ढूंढते रहते हैं, खाली होते हैं अंदर से। जियान इससे सहमत नहीं थी। ऐसा नहीं है। लोगों के कुछ दोस्त होते हैं,
अपनापन खोजने में तो कोई बुराई नहीं है। मोबाइल एक जरिया है मिलने जुलने का। गलत, एकदम गलत। अगर तुम भी औरों की तरह मोबाइल में खोई हुई मुझे दिखाई देती तो मैं तुम्हारे पास आकर कभी नहीं बैठता, बातें करता शायद कभी नहीं। हर बार ऐसा ही होता। विशु अपने तर्कों से, अपनी सोच से उसको निरुत्तर कर देता था। पानी मांगना तो बहाना था तुमसे बात करने का, कहकर विशु हंसती। तुम बहुत समझदारी की बातें करते हो। कहाँ से इतना ज्ञान मिला? वक्त या फिर हालात ने सिखाया? नहीं, मम्मी ने। फिर मम्मी? विशु ने कहा, देखो आज समंदर की लहरें कैसे उछाल मार रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो कुछ भी सुंदर नहीं लग रहा है। विशु बोला, मैं, मेरा, ये दो शब्द अगर बीच से हट जाएं तो सारी कायनात सुंदर है, एक अजूबा है। इस मैं के चश्मे को हटा कर देखो, तब असली खूबसूरती दिखाई देगी। खूबसूरती की इस नई परिभाषा को जियान पहली बार सुन रही थी। कैसा इत्तेफाक है ये कि पहली बार जियान इस पर गौर कर रही थी। उस दिन के बाद से जियान में एक बदलाव सा आ रहा था। जिम में टाइम कम देने लगी थी और बीच पर आकर विशु का इंतजार करने लगी थी। जिस शख्स को वो इतना कैजुअली ले रही थी, इमेच्योर समझ रही थी, वो ऐसा भी नहीं था। कुछ दिनों से अनजाने में एक अनचाही करीबी दोनों के दरमियान करवट ले रही थी। शायद तभी एक दिन इधर उधर की बातें करने के बाद विशु ने पूछा, तुम्हें किसी से प्यार हुआ है कभी? नहीं, मन हुआ कहे मुझसे कौन प्यार करेगा। कभी किसी के लिए कुछ महसूस तो किया होगा। जियान को गुस्सा आ गया। आखिर क्यों ये शख्स इतना पर्सनल हो रहा है? फिर बोली, क्या जरूरी है ऐसा कुछ फील करना? बिल्कुल जरूरी है। आखिर हम सब हॉर्मोन्स के शिकार तो होते ही हैं इस उम्र में। जियान चुप रही, सोचने लगी और सोचती रही। फिर कुछ देर बाद बोली, बख्तियार अच्छा लगता था। मुझे अच्छा लगता था जब वो घर आता था। उसकी बातें दिलकश होती थी। मन होता था कि वो बात करता रहे और मैं सुनती रहूं। हमेशा चुप रहने वाले जियान क्यों आज इतना खुल रही थी? शायद अब विशु इतना अजनबी नहीं रहा था। फिर एकदम से बोली, तुम अपनी बात करो। हाँ, हर अच्छी शक्ल कुछ देर के लिए अच्छी तो लगती है, जैसे ये लहरें आ रही हैं और थोड़ी देर में बिखर जाती हैं। कोई तो होगी जिसके साथ तुम सीरियस होंगे। न जाने क्यों जियान को उत्सुकता हो रही थी जानने की, उसके एकदम निजी और अंतरंग अनुभव को जानने की। शक्ल सूरत को देखकर आकर्षण पैदा हो सकता है, प्यार नहीं। प्यार तो कुछ और ही ढूंढता है। मम्मी कहती है प्यार आत्मा की पूंजी है। फिर मम्मी? मम्मी का बेटा विशु और विशु की टीचर उसकी मम्मी। मैंने कभी इतनी बड़ी उम्र के लड़के को यूं मम्मी मम्मी कहते नहीं सुना। सियान, क्योंकि सबकी मम्मी मेरी मम्मी जैसी नहीं होती है। विशु, हर किसी को ऐसा ही लगता है। तुम इडिपस कॉम्प्लेक्स के शिकार हो। एक लंबी चुप्पी आ गई थी उनके बीच। समंदर की लहरों का शोर था उनके बीच। इतनी देर विशु चुप रह जाए, नामुमकिन। जियान ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। विशु की आंखों में पानी सा आ गया था। उन पनीली आंखों से वो आती जाती लहरों को देख रहा था। अपनी मम्मी को लेकर वो इतना इमोशनल क्यों हो जाता है, जियान को समझ नहीं आता था। एक और दिन, जियान, दूर से बैठी देखती रहती हो लहरों को। आज चलो लहरों के पास चलते हैं, छूते हैं उनको। नहीं, मुझे डर लगता है। अजीब हो, देखना अच्छा लगता है मगर पास जाने से डर लगता है। चलो आज तुम्हारा डर खत्म करते हैं, कहकर विशु ने जियान का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उठाने लगा। कितना अधिकार जताने लगा था विशु, और जियान भी कैसे समर्पण कर देती थी। ये कब और कैसे होने लगा मालूम ही नहीं चला। चलो शूज उतारो। और शूज उतारकर दोनों चल दिए समंदर की ओर। ज्यों-ज्यों जियान पानी के अंदर जा रही थी, उसका डर कम होता जा रहा था। शुरू में उसने विशु का हाथ कसकर पकड़ रखा था, पर अब उसमें हिम्मत आती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे ये लहरें
समंदर की बाहें हैं जो उन दोनों को बुला रही हैं। विशु ने कहा, सुनो, ये लहरें कुछ कह रही हैं। पागल हो, लहरें भी कभी बोलती हैं। ज़ियान, ध्यान से सुनो, ये कह रही हैं हमारी तरह बेखौफ होकर जीना सीखो। किनारे से टकरा कर बिखर जाने का अपना मजा है। थोड़ी देर ज़ियान खड़ी सोचती रही, फिर विशु का हाथ छोड़कर आगे बढ़ने लगी लहरों के साथ। विशु की जीवंतता उसके उदास जिस्म और दिमाग में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। डरी, सहमी और एकांत में रहने वाली ज़ियान अब अपने पंख खोल रही थी। ज़ियान, अरे बस रुक जाओ, आगे मत जाओ, अब इतनी भी बहादुर न बनो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रोज मिलने का, बीच पर बैठने का ये सिलसिला चल रहा था। ज़ियान को भी अब विशु का साथ, उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। कभी सोचते सोचते हंस पड़ती थी और बुदबुदाती थी, मम्मी का बेटा। ज़ियान की मम्मी भी बेटी में एक परिवर्तन देख रही थी कि अब ज़ियान बदल रही है, वो खुश रहने लगी है। ज़ियान, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है आज। मुझे नहीं जाना है। क्यों? बस नहीं जाना है। ज़ियान की मम्मी ने भी जिद नहीं की। 2 दिन से विशु नहीं आ रहा था। ज़ियान को लग रहा था जैसे जिंदगी ठहर गई हो। तीसरे दिन विशु आया। देर तक वर्कआउट किया। ज़ियान पहले निकल आई थी और बीच पर उसका इंतजार कर रही। आज बड़ी देर कर दी थी, इतनी देर से क्यों आए? आज मंदिर में पूजा रखी थी, मम्मी ने कहा होगा और उनके आज्ञाकारी बेटे ने आज्ञा का पालन किया होगा। ज़ियान ने चुटकी ली। काश मैं आज्ञाकारी बेटा हो पाता। हर बात में मम्मी को ले आते हो। आजकल तो कोई भी माँ का इतना भक्त नहीं होता जितना तुम हो, कहकर ज़ियान सामने समंदर को देखने लगी। समय सेकंड से गुजरते हुए मिनट में दाखिल हो रहा था। इतनी देर तक तो विशु चुप रहने वाला नहीं था। ज़ियान ने चेहरा उसकी ओर घुमाया। ये क्या? विशु का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ? मैंने हर्ट किया तुम्हें? नहीं, रूंधे गले से विशु बोला। फिर क्यों रो रहे हो? विशु ने हिचकियों से रोना शुरू कर दिया। ज़ियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर हुआ क्या है विशु के साथ? उसने विशु के कंधे पर हाथ रख दिया। प्लीज चुप हो जाओ। कुछ देर बाद संभल कर उसने कहा, मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। ये कब हुआ? 1 साल पहले आज ही के दिन। मगर तुम तो कहा करते थे मेरी मम्मी कहती हैं। कहती थी तो तुमने कभी नहीं कहा। एक लंबी कहानी है, सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा। कहो, मैं सुनना चाहती हूँ इस कहानी को। कुछ देर चुप रहने के बाद विशु ने कहना शुरू किया। मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट थी। छोटे बच्चों को माओ की गोद में देकर वो अपनी सूनी गोद को देखती थी। फिर सालों के इंतजार के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मेरा जन्म हुआ। इसके बाद मम्मी का जीवन मेरे इर्द गिर्द ही घूमता था। मम्मी ने कभी मुझे पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं बनाया। बहुत डिसिप्लिन था घर में। मेरी हर फरमाइश पूरी नहीं की जाती थी। उनका कहना था कि कंफर्ट जोन में रहना इंसान को कमजोर बनाता है। एक उम्र तक मैं ठीक रहा, स्टडीज में अव्वल था। लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो मैंने गलत आदतें सीख ली, मसलन सिगरेट, शराब। मम्मी को जब पता चला तो डांटने लगी। मैं सिगरेट के साथ ड्रग्स भी लेने लगा था। घर का वातावरण बदल रहा था। मैं एडिक्ट हो रहा था। मम्मी ने मुझे डी एडिक्शन सेंटर में भेजने को कहा, मगर मैं तैयार नहीं था। मैं गुस्सैल हो रहा था और बहस करने लगा था। अपराध बोध से भरा शख्स कितना उग्र हो सकता है, इसका उदाहरण था मैं। मम्मी ने गुस्सा छोड़कर मुझे प्यार से समझाना चाहा। मेरे सामने हाथ पैर जोड़े, मगर मैं तो पत्थर हो चुका था। मेरा तर्क था, मुझे ध्यान लगाने में इन सब से हेल्प मिलती है। अजीब और बेतुके तर्क मैं दिया करता था। मेरे एडिक्शन की रफ्तार आगे जा रही थी। मम्मी बुरी तरह टूट गई थी। उन्होंने हथियार डाल दिए। वो चुप रहने लगी थी। घर में सन्नाटा रहने लगा था। पापा भी खामोश हो गए थे। मेरी लाइफ मेरी है,
अक्सर मैं कहता था, हम बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरा जैसा कुछ नहीं होता है। हम सब एक धागे से बंधे होते हैं और ये धागा होता है प्यार का, मोह का। हम क्यों भूल जाते हैं? मम्मी की ओर से आती खामोशी मुझे डरा रही थी। कुछ दिनों से वो ज्यादातर बिस्तर में लेटी हुई मिलती थी। घर पूरी तरह से नौकरों के जिम्मे था। हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेती थी। पापा को रात हो जाती थी ऑफिस से लौटने में। मम्मी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मैं देख तो रहा था लेकिन महसूस नहीं कर पा रहा था। एडिक्शन सबसे पहले इंसान के भावनात्मक हिस्से को मारता है। कितना स्वार्थी और सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा था मैं। पापा मम्मी को समझाते थे, हम बच्चों के जन्म के कारक हैं, कर्मों के नहीं। पर मम्मी कहाँ समझने वाली थी। फिर एक दिन मैं हमेशा की तरह ऊपर अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। हाथ में सिगरेट थी। अचानक से पापा के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो जोर जोर से रो रहे थे। मैं घबरा गया। सीढ़ियों से दौड़ता हुआ मैं नीचे पहुंचा। देखता हूँ माँ सोफे पर पत्थर बनी बैठी थी। पापा रो रहे थे। उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। वो कह रहे थे, डॉक्टर सुनीता ने बताया तो मुझे पता चला तुम्हें कैंसर है और दवाई न लेकर जानबूझकर तुमने खुद को 3rd स्टेज तक पहुंचा दिया। तुमने डॉक्टर सुनीता से झूठ बोला कि तुम दवाई ले रही हो। तुम्हें 1st स्टेज में ही पता चल गया था। तुम ठीक हो सकती थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जीना नहीं चाहती, मेरे लिए भी नहीं। तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो जाऊंगा, ये एहसास है तुम्हें? मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ। अपने बेटे को इस हालत में देखने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा ही सब कुछ हो गया, मैं कुछ भी नहीं। तुम्हारा बेटा तुम्हारा काल बनकर आया है हमारी जिंदगी में। सारा वाकया जानकर मेरी रूह कांप गई। मम्मी मौत की तरफ जा रही थी मेरी वजह से। उनकी खामोशी उस शख्स की तरह थी जो अपनी मर्जी से फांसी के फंदे की तरफ जा रहा हो। क्या हो गया था मुझे? नशे की गिरफ्त ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। अपनी माँ का हत्यारा बन गया था मैं मम्मी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं इन सब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस आपको मेरे लिए जिंदा रहना होगा। मैं हिचकियों से रो रहा था। पापा कह रहे थे, बहुत देर कर दी तुमने। तुम हमारे पूरे जीवन की कमाई थे। सॉरी पापा, हम मम्मी को किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे। उनको ठीक होना होगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरे बाद पापा का ख्याल रखना। फिर पापा से बोली, इसको कुछ मत कहना। मैं मम्मी के साथ ही रहा। उनसे चिपट के रोता रहता था। वो कहती थी, तू सुधर गया है। यही तो मैं चाहती थी। अब मैं आराम से मर सकूंगी। मुझे मेरा भटका हुआ बेटा वापस मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। पापा का ख्याल रखना। मम्मी का आखिरी संदेश, तुम कभी रोना नहीं। अगर अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो वो सब कभी नहीं करना जो मैं तुम्हें करने से रोकती थी। खुश रहना। तुम खुश रहोगे तो मेरी आत्मा भी खुश रहेगी। चंद दिन बाद मम्मी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। विशु की कहानी खत्म हुई। उसकी आंखों से आंसुओं का झरना बदस्तूर जारी था। ज़ियान की आंखों से भी आंसू कब बहने लगे थे उसको पता ही नहीं चला। कुछ देर तक एक खामोशी पसर गई दोनों के बीच। एक दर्दनाक अतीत लिए हुए और अपराध बोध से ग्रस्त ये बंदा जी रहा है। मेरे लिए मेरी माँ हमेशा जिंदा रहेगी। उसकी बातें, हिदायतें, सब कुछ। पापा कैसे हैं? ज़ियान ने पूछा। पापा ने VRS ले लिया है। वो अब इस शहर में नहीं रहना चाहते हैं। मुझे अमेरिका में 2 साल का असाइनमेंट मिला है। अगले हफ्ते मैं न्यूयॉर्क चला जाऊंगा। बाद में पापा को भी ले जाऊंगा। अगले हफ्ते जा रहे हो? ज़ियान को एक धक्का लगा। उसकी एकाकी जिंदगी में एक दोस्त आया था अपनेपन का एहसास लेकर। हाँ, जाना तो है।
पर हम लोग एक दूसरे के टच में रहेंगे। विशु के मन का गुबार निकल गया था, लेकिन जियान का मन रो रहा था। मन हुआ कह दे, तुम सबको अकेला करने के लिए ही आए हो क्या? पहले तुम्हारी मम्मी और अब मैं जा रहा हूँ यूएस। जियान, तुम एयरपोर्ट पर आओगे उस दिन? तुम जा रहे हो इतनी दूर? जियान के लिए ये बहुत शॉकिंग था। क्यों, ये बताना बहुत मुश्किल था। पापा की इच्छा है, जाना तो है। जियान का मन हुआ कह दे, मेरी शांत जिंदगी में क्यों आए थे हलचल मचाने? पापा इंडिया में रहना नहीं चाहते हैं। वहाँ मेरे चाचा हैं, बुआ हैं, वो लोग उनको बुला रहे हैं। तुम आना एयरपोर्ट पर, मेरी 12 बजे की फ्लाइट है, कहकर विशु चला गया। दर्द भरा दिल ढूंढता है किसी को अपना दर्द साझा करने को। विशु को शायद ऐसे ही शख्स की तलाश थी इस जमीन पर जो जियान के पास आकर खत्म हुई। अजीब बात है, जियान तो मगर उड़ने लगी थी आसमान में। किसी के पैरों को जमीन की तलाश होती है और कोई जमीन छोड़कर आसमान में उड़ने की कोशिश करने लगता है। मन में एक तूफान था। उस रात जियान का मन जोर जोर से रोने को हो रहा था। कमरा बंद करके वो रोती रही। एयरपोर्ट जाए या ना जाए, ये प्रश्न उसको तंग कर रहा था। विशु क्या लगता है उसका? चंद दिनों की मुलाकात बस। लेकिन क्यों वो ही लोग इतने करीब लगते हैं जो चंद लम्हों के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं? बड़े सोच विचार के बाद जियान एयरपोर्ट पहुंची। विशु सामने से आता दिखाई दिया। इतनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कितने अधिकार से बोल रहा था विशु। जियान चुप थी। विशु कह रहा था, मुझे 3 घंटे पहले रिपोर्ट करना होता है, बस 20 मिनट बचे हैं। दिल कह रहा था कि तुम जरूर आओगी। आज मन था कि तुमसे ढेर सारी बातें करूंगा, मगर तुम वक्त लेकर नहीं आई। खैर, कॉल करना, मैसेज भी करना। बहुत सी बातें जो कहीं नहीं जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। किस समय फ्री रहती हो? सवालों की झड़ी लगा दी उसने। रात 8 बजे के बाद फ्री होती हूँ। ओके, चलता हूँ, कहकर विशु मुड़ गया। विशु जा रहा था। बीच बीच में मुड़कर देख रहा था जियान को। जियान खड़ी थी। पैर थे कि एक जगह जम गए थे। उसकी आखिरी झलक देखने तक वहां रुकना चाहती थी। विशु एंट्री गेट तक पहुंच गया था कि अचानक लाइन छोड़कर जियान की तरफ दौड़ा। कुछ दूर ठिठक कर खड़ा रहा, फिर पास आकर जियान को जोर से गले लगा लिया। थोड़ी देर तक जियान यंत्रवत हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर विशु के स्नेह से भीगे आलिंगन को इनकार नहीं कर सकी। उसने भी विशु के गले में बाहें डाल दी। जुदाई का क्षण मगर प्यार और अपनेपन से भरा हुआ। विशु ने अलग होते हुए कहा, जियान तू कितनी प्यारी है, बहुत मिस करूंगा तुझे। कहते हुए फिर जियान के माथे को चूम लिया। बहुत मिस करूंगा तुझे। तुमसे तू पर आने के सफर में प्यार की नदी, प्यार के समंदर का एहसास करवा रही थी जियान को। फिर उसको अपने बाजुओं से आजाद करते हुए चलता हूं कहकर हाथ हिलाते हुए विशु चला गया। एंट्री गेट पर अंदर जाने से पहले एक बार फिर आखिरी बार उसने हाथ हिलाया। जियान की जिंदगी जो एक सपाट मैदान में दौड़ रही थी, विशु उसमें हलचल मचाने आया था। इस मेट्रोपॉलिटन शहर में आया था एक दुख का बोझ लेकर। एक कंधा ढूंढ रहा था जिस पर वो सर रखकर रो सके, आप बीती कह सके। मगर जियान के कमजोर कंधे को ही क्यों ढूंढा उसने? या फिर जियान अब कमजोर नहीं रही थी? इत्तेफाक का नाम अगर जिंदगी है तो विशु से मिलना एक खूबसूरत इत्तेफाक था उसकी जिंदगी का। बस यही थी आज की कहानी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये कहानियां शेयर कीजिए।